प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है द सिविक्स रूम में। कैसे हैं आप लोग? अध्ययन चल रहा है कि नहीं? चलिए, मैं लोकेश शर्मा, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, और मैं आपको संविधान या बोल सकता हूं कि फ़िलहाल नागरिक शास्त्र को कक्षा 11 और 12 के स्तर पर पढ़ा रहा हूं, जिसके लिए मैंने एक एनसीईआरटी को बेस बनाया है, जो सबसे प्रामाणिक और सरकारी किताब भी है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। और उसी की कक्षा 11 में जब हम उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ते हैं, या आप सीबीएसई या जहाँ भी एनसीईआरटी जहाँ पढ़ाई जाती है, वहाँ पर कक्षा 11 के लिए 2 पुस्तक उपलब्ध हैं आपके सिलेबस में, जिनमें पहली पुस्तक का नाम है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, और दूसरी पुस्तक का नाम है राजनीति या राजनीतिक सिद्धांत। सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी किताब तो यह है, क्योंकि यह एक थोड़ी सी फिलोसॉफिक है और मुझे कक्षा में इस पर चर्चा करने में बहुत आनंद आता है। कई एक प्रकार के उदाहरणों से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जल्द ही इस किताब की शुरुआत इस चैनल पर करूँगा मैं। फिलहाल हमने शुरुआत की है संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार से। हम संविधान को देख रहे हैं, उसके सिद्धांतों को देख रहे हैं, और अंततः उन सिद्धांतों के आधार पर व्यवहार में क्या चलन है। और इस कड़ी में अभी तक हम चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है? चुनाव और प्रतिनिधित्व। इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। और इस चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके हैं। इसकी एक वीडियो आपके पास उपलब्ध है चैनल पर। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप उस वीडियो को देखकर आएंगे, तब आपकी भूमिका और अच्छी हो चुकी होगी। आप मूलभूत समझ विकसित कर चुके होंगे कि हमें अंततः चुनाव क्यों कराने चाहिए। और उसके आगे की ही कड़ी में अब हम देखते हैं अगला जो हमारा चैप्टर आगे क्या कहता है, उसके सब हेडिंग्स या पैराग्राफ्स क्या बोलते हैं। तो फिलहाल हमने जो पिछले लेक्चर छोड़ा था, हमने यहाँ पर छोड़ा था। अब शुरुआत होती है चुनाव व्यवस्था से। मेरा पहला और आखिरी उद्देश्य यही है कि अब किताब पढ़ना सीखें। हम लोग किताबों से दूर हो गए हैं, खासकर यूपी बोर्ड के बच्चे। वो क्या करते हैं कि किताब से नहीं पढ़ेंगे, या तो वो गाइड बुक ले आते हैं जो प्राइवेट कई एक प्रकाशन छापते हैं, उनमें क्वेश्चन आंसर्स और हेडिंग के फॉर्म में चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ्स के फॉर्म में चीज़ें होती हैं, या फिर वे गेस पेपर, जिसे हम बोलते हैं कि बोर्ड के या परीक्षा के दौरान जो कुछ क्वेश्चंस गैसिंग के रूप में चलते हैं, जिनमें कई एक प्रकाशन चलते हैं, मास्टरमाइंड है, विद्या है, या और भी कई एक प्रकाशन हैं, राजीव प्रकाशन भी है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप गैस पेपर को पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। वह भी ज़रूरी है आज के समय में। कंपटीशन का दौर ऐसा है कि आपको उन प्रश्नों पर ज़्यादा जोर देना होता है जो प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत करें बुक से, किताब से, और किताब में भी कौन सी? एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले तो हिंदी सीख जाएंगे, क्योंकि यह थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में है। कक्षा 11 के बच्चे से इतनी अच्छी भाषा की उम्मीद सरकार करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरल शब्दों में सिलेबस बने, उनको समझ विकसित कराई जाए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं कक्षा 11 के। उदाहरण के तौर पर शब्द है प्राधिकार, ठीक, शब्द है, कई एक ऐसे शब्द आते हैं, देखिए कुछ और मिलेंगे आपको। और टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल में भी वो किताब से ही पढ़ाएं, ताकि इन जैसे शब्दों से बच्चा परिचित हो सके। लेकिन इस स्कूल की स्थितियाँ अलग अलग हैं। फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक एक शब्द पढ़ाऊंगा, एक लाइन पढ़ाऊंगा। देखा है कि ऊपर आपने चुनावों की विधियों और व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा पिछली वीडियो में, ठीक। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा ये सब क्या है। अपने चुनावों के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, या देखा होगा कि जैसे ही चुनाव आते हैं गाड़ियां चलने लगती हैं, लाउड स्पीकर, विज्ञापन, ये सब कुछ चुनाव प्रचार इस तरीके से होता है।
लिखा है चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है और इसके लिए प्राधिकार, अथॉरिटी, सत्ता, शक्ति किसके पास है, कौन किसके पास अधिकार हैं, ये सारे पूरे के पूरे चुनावों को संचालित करने के, चुनाव कराने के, कौन चुनाव कराएगा। मैंने आपको क्या बताया, चुनाव क्यों आवश्यकता है। लोकतांत्रिक देशों में जनता डायरेक्ट निर्णय निर्माण की शक्ति में भाग नहीं ले सकती, क्योंकि जनता को और भी काम है। तो ऐसे वो क्या करते हैं कि अपने अपने प्रतिनिधियों को ऊपर भेज देते हैं, कहाँ पर, विधायिका और संसद में, उस काम के लिए जो उनके हित में होगा। ठीक, ये लोग अपनी अपने समाज की, अपने अपने क्षेत्रों की जनता के हित में कार्य करेंगे। तो ऐसे में जब प्राधिकारियों को हम या जिन प्रतिनिधियों को भेजते हैं, तो भेजने में जो चुनाव है, चयन है, उसका तरीका क्या है और यह तरीका निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, इसके लिए हम प्रयास ये करते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए एक प्रॉपर संस्था होनी चाहिए कि कौन चुनाव कराएगा। ठीक, और यह जो संस्था है उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम ये सब कुछ आगे देखते हैं। तो चुनाव संचालन करने की व्यवस्था है और इसके लिए प्राधिकार किसके पास है और नियम भी हैं। ठीक, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, ये नियम कौन डिसाइड करेगा, संस्था। भारत में कौन है, चुनाव आयोग। मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से, कौन है, चुनाव आयोग, जो पूरे के पूरे चुनाव कराते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में स्पष्ट इसके बारे में उल्लिखित है और बोला जाता है कि चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, न सत्ता पक्ष का, न विपक्ष का, न किसी न्यायालय का, न ही किसी अन्य बाहुबली गुंडा, किसी का भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी नहीं हुआ। जब चुनाव आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, किसी से डर नहीं होगा, तब वे चुनाव निष्पक्ष करा सकता है। मान के चलिए सत्ता में एक पार्टी है, चुनाव आयोग काम कर रहा है और सत्ता जो पार्टी है वो उसको धमकाती है, ऐसा है पैसा ले लो हमसे, या अगर आपने हमारे लिए हमारी तरफ नहीं हुए तो हम आपके मामला गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसा किसी प्रकार का दबाव ना हो। तो लिखा है, आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में ये लिखने की जरूरत पड़ी, कारण क्या है उसका, मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है कि चुपचाप लोग अपने वोट डालें और ऊपर प्रतिनिधि भेज दें। लोग जाते हैं और वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिलेंगे वह चुन लिया जाएगा। बस यही तो एक छोटा सा प्रोसीजर है, मन में यही तो आता होगा कि ये पूरी की पूरी जनसंख्या है, ये बहुत सारे लोग रहते हैं, ये लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुन देते हैं, ये प्रतिनिधि जाता है और संसद और विधायिका में जाकर उनके लिए नियम बनाता है। इतनी सी तो बात है। इन सब की प्रक्रिया को संविधान में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह पैराग्राफ आपको यह बोलता है। ठीक, हमें क्यों इतना सोच रहे हैं इसके बारे में। तब अगला पैराग्राफ इसका उत्तर देता है, वह क्या है कि ये जो प्रश्न है ना, जितना सरल हमको लग रहा है उतना सरल है नहीं। कारण यह है कि हमें जो लग रहा है कि चुनाव ऐसे हो जाते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। लेकिन कई देशों में यह जो चुनाव या चयन की प्रक्रिया है इससे भिन्न है, इसके अलावा भी है। ठीक, हमें तो लगता है कि कोई और तरीका हो नहीं सकता, एक कुछ चुनना है तो बहुत सारे लोगों में से एक चीज़ अच्छी चुन ली जाए, लेकिन चयन इतना आसान नहीं है। लिखा है, लोकतांत्रिक चुनावों में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही यह तय करती है चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। ये जो चुनाव है ना, इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं, किसी और तरीके से भी चुनाव हो सकता है। उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। पूरी दुनिया में अनेक विधियां हैं चुनाव की, प्रचलित हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। यदि किसी और तरीके से चुनाव हुए, तो जो पार्टी इस समय जीत रही थी, अगर यदि नियम बदल दिए जाएंगे तो वह पार्टी नहीं जीत पाएगी। समझ में आ रहा है। तो अगर चुनाव के नियम बदल दें, तरीके प्रक्रियाएं बदल दें, तो परिणाम बदल सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि चुनाव का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जो जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, ऐसा नहीं है। कई अन्य तरीके हैं, अभी हम देखेंगे दुनिया के कई देशों में अलग अलग प्रकार के चुनाव होते हैं। तो लिखा है, कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता हो, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनमें छोटे दलों को अर्थात छोटे खिलाड़ियों को मदद मिलती हो। ठीक है, कुछ नियम
कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं और तो कुछ अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। यह देखो कई कई नई नई बातें से मिल रही। पहले क्या है, बहुसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है। मैं इसी लिए बोलता हूँ कि आप किताब पढ़िए, किताब से समझिए चीज़ें कैसे होंगी। तो अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में आपको उदाहरण दिया जाएगा। अभी तक समझ में नहीं आया होगा, आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। यह पूरा का पूरा देश है। इस देश में मान के चलो 80% हिंदू रहते हैं, 20% मुस्लिम रहते हैं, मान लो केवल और केवल। अब इस देश में चुनाव कौन जीतेगा? ऑब्वियसली 80% वाला, कि 20% वोट अगर सब मिला के भी दें तब भी कोई एक पार्टी नहीं जीत पाएगी, मतलब एक व्यक्ति भी नहीं जीत पाएगा इनका। तो ऐसे में इनका क्या होगा? इनका तो हित सधेगा ही नहीं, इनके बारे में तो कोई चिंता करेगा ही नहीं, इनके लिए कोई नियम बन ही नहीं पाएंगे। तब क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? तब कई देशों ने इनके संरक्षण के लिए, जिनकी संख्या कम है, अल्प है, इनके संरक्षण के लिए एक और तरीका चलाया, चुनाव का, चयन का। वो हम देखेंगे आगे। तो समझ में आया कि हमें इनको ही बचाना है तो अलग तरीका है, इनको बचाना है तो अलग तरीका है। ठीक, यह है आपके चुनाव के तरीके। तो समझ में आया आपको कि चुनाव सिर्फ इतना नहीं होता है जो जीता वही सिकंदर। चलिए, 1984 में भारत में इलेक्शन होते हैं और लिखा है कि पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत हासिल हुआ। 3/4, ठीक, अर्थात 3/4, 100 में से 75 सीट या उससे ज़्यादा, बाकी 25 सीटें किसी और पार्टी को। इतनी बड़ी संख्या। 1984 में 543 थी लोकसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस को कितनी मिली? 415। देख रहे हो, 80%। कितना? 80% सीटें। परसेंटेज निकालना आता है? नहीं आता है तो सीखो। 80% सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। अब देखते हैं कि जो 80% सीटें कांग्रेस को मिली, इसका मतलब पूरी आबादी के 80% लोग किसको समर्थन करते हैं? कांग्रेस को। भाई यही तो इसका मतलब हुआ। भाई एक क्लास है, उस क्लास में मॉनिटर का चयन होना है, 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं टोटल उस क्लास में, 100 मान लो, 100 बच्चे हैं, जिनमें से जिनमें से 51 लोगों ने इसको वोट दिया, 49 लोगों ने इसको वोट दिया। तो कौन जीतेगा? ए जीतेगा। क्लियर है? कौन जीतेगा? ए। इसका मतलब 51% लोग इसको पसंद करते हैं, तभी तो 51% लोगों ने इसको जिता दिया। अब 80% सीटें कांग्रेस को मिली हैं, तो इसका मतलब 80% लोग देश के कांग्रेस का समर्थन करते होंगे। लेकिन यहाँ कुछ खेल है। खेल क्या है? ये लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 48% वोट मिला। समझ रहे हो? और सीटें कितनी मिली? 80%। केवल 48% वोट में ही उन्होंने 80% सीटें ले ली। यह क्या हुआ? ठीक, भाजपा को 7.4% वोट मिला टोटल, और सीटें 1% से भी कम सीटें मिली। सीटें 1% भी नहीं मिली। इनको 48 में 80 मिल गई। ऐसा कैसे हुआ? तब लिखा है कि 50% से भी कम वोट और 80% से अधिक सीटें। वोट तो उनको 50% से भी कम मिला, कांग्रेस को 48 मिला ना मिला, और सीटें कितनी मिली? 80%। यह क्या है? हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी गड़बड़ी व्यवस्था को कैसे स्वीकार किया? यह एक प्रश्न उठता है। यह क्या अजीब सा फंडा है? यह क्या लॉजिक हुआ? इसको और देखते हैं। देखिए, कांग्रेस को सीटें मिलनी कितनी? 415, ठीक, और वोट कितना मिला? मात्र 40%। भाजपा को कितने परसेंट वोट? 7.4, और सीटें कितनी मिली? सिर्फ 2। तेलुगु देशम को कितने परसेंट वोट मिले? 4.1, और सीटें कितनी मिली हैं? 30। ये कौन सा खेल चल रहा है? इसको समझते हैं। यह चैप्टर थोड़ा सा क्लिष्ट और थोड़ा सा मैथमेटिकल और हल्का सा रीजनिंग वाला मान के चलो आप। तो इसमें दिमाग खोल के, आंखें खोल के, कान खोल के सुनना है आपको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं, और इस विधि में क्या होता है कि पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मान के चलो ये पूरा भारत है। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं,
अब 140 करोड़ लोगों को हमने कुछ ग्रुप्स में बांट दिया, छोटे छोटे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक ग्रुप बना दिया। तो हमने कितने टोटल ग्रुप बना दिए? 543। तो हमने 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया कि इन क्षेत्रों में से 543 में से एक एक व्यक्ति चुनकर आएगा। क्लियर हुआ? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक। ठीक है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मान के चलो एक सीट है जिसका नाम है परगना, एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक। उसमें वोट पड़े, वोट पड़ने में एक कांग्रेस का व्यक्ति खड़ा हुआ, कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक सीपीआई का, एक सपा का, एक बीएसपी का, मान लो। ठीक है। इसमें कांग्रेस के व्यक्ति को मिल गई 32% वोट, बीजेपी को मिल गए 28% वोट, सीपीआई को मिल गए कुछ भी, मान के चलो इन दोनों से कम ही मिले। तो सबसे ज़्यादा वोट किससे मिले? कांग्रेस को। तो जीतेगा कौन? कांग्रेस वाला। तो यहाँ क्या है कि 32% वोट किसको मिले हैं? कांग्रेस को। तो 100 में से अगर 32 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं? लगभग 68। 68% लोग इसको समर्थन नहीं करते थे। किसी ने इसको किया, किसी ने इसको किया, किसी ने इसको किया, किसी ने इसको किया। तो बाकी इन सब लोगों को मिला के बोला था 68% इन्हें तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये 32% वोट लाकर भी जीत जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर यह नहीं है कि 50% से ज़्यादा लाने ही लाने हैं, नहीं, केवल 32% वोट लाके ही वो व्यक्ति 100% लोगों का प्रतिनिधि बन गया है। जबकि ये लोग नहीं चाहते थे, जिन लोगों ने बीजेपी, सीपीआई, एसपी, बीएसपी वोट दिया, ये इसको तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन अब यही इन सबका प्रतिनिधि बन के जा रहा है। आपको लग रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बन के जाएगा, क्या इन लोगों के लिए कुछ काम करेगा? नहीं करेगा, लेकिन करना होगा उसे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि 32% लोगों की जो पसंद था वो बन किसकी गया? 100% लोगों की पसंद बन गया। यह एक नियम है हमारे यहाँ। आगे देखते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। समझ में आया? 32% वाले को। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। कुल मतों का मतलब क्या है? अगर 100 मत हैं तो इसका बहुमत क्या होगा भाई? 100 में से आधा कर दो, कितना? 50। 50 में एक जोड़ दो बस। भाई आप तराजू में तोल रहे हैं, दोनों तरफ आपने 50-50 कर दिए, क्या तराजू तो बैलेंस में रहेगा? इधर 51 कर दो, 49 कर दो, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। और कौन जीतेगा? ये पलड़ा। तो कुल मतों का बहुमत का मतलब 50% से एक ज़्यादा बस। ठीक। तो लिखा है कि ये जो हम अपने यहाँ प्रक्रिया अपना रहे हैं इसमें जरूरी नहीं है कि 51+1 ही हो। हमने बोल दिया कि जिनमें जिसकी सबसे ज़्यादा वोट हुए। चलो एक और उदाहरण के तौर पे देखते हैं। हम क्लास में हो रहे हैं मॉनिटर के चुनाव, ए, बी, सी, डी, ये 4 लड़के लड़कियां अपने क्लास में चुनाव के लिए खड़े हैं और टोटल बच्चे हैं क्लास में 100। ठीक। ए को वोट मिले 18, बी को वोट मिले 39। ठीक। अब सी को वोट मिले कितने? 24। डी को वोट मिले कितने? अब देखो इसे जोड़ते हैं, 9, 18, अब इसको कितने बचे? इसको बचे सिर्फ 19। अब ये बताइए कि इस क्लास में मॉनिटर के पद का विजयी कौन होगा? बी। कितना? 39। क्या ये जो 39 लोगों ने इसको वोट दिया और बाकी इन लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, तो ये लोग तो नहीं चाहते थे कि बी बने, तभी तो उन्होंने अपने अलग अलग व्यक्ति चुन लिए। अब बी बन तो गया मॉनिटर, लेकिन इन सब की पसंद तो वो नहीं है। लेकिन
जैसे ही चुनाव खत्म हुआ ये सब कुछ खत्म हो जाता है। अब जो बी है वो 100% लोगों की लिए काम करेगा। यह एक छोटा सा घालमेल है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्लिष्ट तो है, इसलिए धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहना। लिखा है इस विधि को कहते हैं कि जो सबसे आगे वही जीते। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कितने कितने वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट मिले हो बस। किसी को 0-0 मिले, उसको सिर्फ 1 मिल जाए तो भी काफी है। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है, और हमारे संविधान ने इसी विधि को स्वीकार किया है या करता है हमारा संविधान। ठीक है, और इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं कि कई सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। चलिए अब कहानी पे पीछे लौटते हैं, ये तो हमने देख लिया। लिखा है अपने उदाहरण की ओर लौटते हैं। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें मिल गईं। उसे वोट कितने मिले? 48%। तो 48% लोग ही तो उसको पसंद कर रहे हैं, और सीटें उसको कितनी मिल रही हैं? 80% पूरी लोकसभा की। बताएंगे आगे चलकर लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। फिलहाल इतना समझ लो, लोकसभा में 80% उसको सीटें मिली। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशियों को प्रायः 50% से कम ही वोट मिलते हैं। यदि या तो दो ही लोग होते, ठीक, या तो लड़ने वाले दो ही लोग होते, चुनाव लड़ने वाले, कि ए है और बी है, 100 लोग हैं, मान के चलो 72 इसको मिले, 28 इसको मिल गए, 50 से ज़्यादा इसको हो गया, 50 से ज़्यादा 51 इसको होगा, 49 इसको होगा, या 51 इसको होगा, 49 इसको होगा। तो भाई दो लोग हों तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि 4 लोग हों या 3 लोग हों या 5 लोग हों, तब सामान्यतः ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। इसको 51 मिले, बाकियों को और कम कम मिले, तो बोल तो सकते हैं 50% ज़्यादा ले आए, लेकिन ऐसा रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो लिखा है कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशी को 50% से कम ही वोट मिलते हैं प्रायः, और बाकी प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं, उनके मतों का कोई मतलब ही नहीं रहता, वो सब खत्म वहीं पर। ठीक है, क्योंकि इन वोटों के आधार पर ना तो वो प्रत्याशी जीत पाते हैं और ना ही दलों की कोई सीट मिल पाती है। मान लीजिए मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं, तो उस स्थिति में वो 25% वोट लाकर भी सभी सीटें जीत सकता है। समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या बोला कि 39 जो ABCD में 39% में भी वो जीत गया, यही बता रहा है। ये इसने 25 का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब इसकी कमी को दूर कैसे किया जाए? एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, लोगों में दिमाग तो होता है, लगातार खुरापाती दिमाग चलाते रहते हैं। उन्होंने एक खोज की। खोज क्या की? उसी खोज का नाम क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यह क्या होता है बताते हैं अभी। ये वही उसी चीज का इलाज है कि जिसमें हम बोलते हैं कि ये जो वोट खराब हो गए या जिनको वोट कम मिले, उनका क्या? जिन्होंने उसको पसंद ही नहीं किया उनका क्या? तब उसका समाधान किस में निकलता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व में। यह कहाँ कहाँ होता है? यह इजराइल में होता है। ठीक है, इजराइल में क्या होता है बताते हैं आपको। जैसे ठीक, ये है चुनाव हो रहा है। ठीक है, चुनाव में हुआ क्या कि सभी दलों से बोला गया, ये दल हैं, प्रत्याशी नहीं है, दल हैं, दलों को बोला गया कि आप भी चुनाव लड़िए। ये है XYZ, ये है ABC दल, ये है ZVK, मान लो इस बार आप चुनाव लड़िए। ठीक, पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही निर्वाचन आयोग है और आप चुनाव लड़िए। ठीक, अब हुआ क्या कि आपको आपको नहीं करना है कि कौन प्रत्याशी कहाँ खड़ा है, आपको पूरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी खड़े कर दीजिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रत्याशी कौन है, कहाँ से लड़ेगा। आप एज ए दल चुनाव लड़िए कि हम एक दल के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके दल को पूरे देश में कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं। मान के चलो इनको मिले 39%, इनको मिले 51%, तो कितने हो गए? 5 और 3 8, 9 और 1 10, बचा कितना? 10। इनको कितने प्रतिशत वोट मिले? 10, इनको 51, और इनको कितना? 39। तो अब सीटों का बंटवारा इसी प्रतिशत के रूप में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने इनको 10% वोट दिया,
तो सीटें थी मान के चलो 100 ही सीटें थी, पूरा देश में 100 ग्रुप्स बने हुए थे। अब क्या होगा, इनको सीटें कितनी मिल जाएंगी, 10, इनको सीटें कितनी मिल जाएंगी, 51, इनको सीटें कितनी मिल जाएंगी, 39। समझ में आ रहा है आपको कि अब जो, वैसे तो ये पार्टी जीत रही थी पूरी तरीके से, 51% उसको वोट मिल गया है, लेकिन नहीं, जिसको कम मिला है तो उसको कम ही उसको सदस्य बना दिए जाएंगे लोकसभा में। ठीक है, इसके 39% तो 39 सीटें, मैंने 100 मान के चला है, मान के चलो सीटों की संख्या है 500, तो वही 500 का 39% निकाल लिया जाएगा, 500 का 51% निकाल लिया जाएगा, 500 का 10% निकाल लिया जाएगा। तो उन उन दलों को उसी प्रतिशत में सीटें बांट दी जाएंगी। अब ऐसे में क्या हुआ कि जिन लोगों ने इनको वोट दिया उनका वोट खराब हुआ, नहीं हुआ, इनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल गया, अर्थात उसी अनुपात में सीटें मिलना जिस अनुपात में आपको वोट मिले। तो क्या था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जिस अनुपात में मत उसी अनुपात में सीट, तो यही बोलते हैं हम समानुपातिक, एक ही अनुपात में। कहाँ गया, ये है, समझ में आया समानुपातिक को। तो क्या लिखा है कि प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। ठीक है, और उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। इसको छोड़ो, भला एक सूची जारी की जाती है, जितनी सीटों का उसे कोटा दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। लिखा है, इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। इसमें क्या है, पूरे देश को एक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र मान लिया जाता है और इसमें पार्टी चुनाव लड़ती हैं। XYZ नाम की 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जो जिसको जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे वो अपने अपने उतने ही प्रतिशत उसको सीटें मिल जाएंगी वहाँ की संसद में। पुर्तगाल में क्या होगा, पुर्तगाल में क्या है कि पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, वही ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। अब 3 पार्टी फिर चुनाव लड़ रही हैं, XYZ। X इस क्षेत्र के लिए अलग प्रत्याशी खड़ा करेगी, Y इस क्षेत्र के लिए अलग प्रत्याशी खड़ा करेगी और Z इस क्षेत्र के लिए अलग प्रत्याशी खड़ा करेगी। ये तीनों पार्टी उन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगी। ऐसे ही हर क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है कि इस क्षेत्र से हमारे यहाँ ये लड़ रहे हैं, इस क्षेत्र से हमारे ये लड़ रहे हैं। लिखा है, उसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इसमें एक संशोधन है। संशोधन क्या है कि जैसे मान के चलो ये प्रॉपर एक क्षेत्र है, ये एक बड़ा क्षेत्र है, इसको मिली हैं 80 सीटें। ठीक है, ये एक छोटा क्षेत्र है, इसको सीटें मिली हैं 30। ये एक छोटा क्षेत्र है, इसको मिली हैं 4। ऐसे ही हर क्षेत्र को जो बांटा गया है उसकी सीटें अलग अलग होती हैं। क्या लिखा है कि उसमें उतने ही नाम होते हैं, अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की जाती है, उसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। 80 ही नाम होंगे, X के भी 80 नाम होंगे, Y के 80 नाम होंगे, Z के 80 नाम होंगे। ठीक है, वो अपने अपने प्रत्याशी उतार देते हैं और हमें प्रत्याशियों से, जनता को प्रत्याशियों से कोई मतलब नहीं होता है। जनता को क्या काम होता है, जनता को करना होता है कि उसे X पार्टी जितानी है, Y जितानी है, Z जितानी है। अब उस क्षेत्र में प्रॉपर परसेंटेज आएगा कि X को कितनी परसेंटेज सीटें वोट मिला, Y को कितने प्रतिशत वोट मिला और Z को कितने प्रतिशत वोट मिला। तो जो 80 सीटें थीं उसमें से ही सीटें बट जाएंगी, इसको जितने प्रतिशत वोट मिला उसका 80% निकाल लिया जाएगा और उसको उतनी सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, तो लिखा है कि एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र में उसे सीटें दे दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया, चलिए एक बार और बताते हैं।
भारत है, ठीक, भारत है। भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, सब लोग जानते हैं लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव में यूपी से 80 सीटें निकलती हैं, चुनी जाती हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होगा, इन 80 सीटों पर वोटिंग होगी और इन 80 सीटों के लिए एक्स वाई जेड तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इन्होंने 80-80 अपने कैंडिडेट्स के नाम दे दिए हैं, तीनों ने 80-80-80। इन 80 सीटों पे चुनाव होगा। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसके नाम दिए किसके नहीं, कोई फर्क नहीं, वो बस पार्टी को वोट डालती है, चुनाव करती है उसका। 80 सीटों में से, ठीक, टोटल ये देखा जाएगा कि पूरे प्रदेश की वोटिंग प्रतिशत कितना हुआ, उस वोटिंग प्रतिशत में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले। इसको मिले हैं 30%, इसको मिले हैं 50%, इसको मिले हैं 20%। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। अब 80 सीटों का 30% कितना होगा, 8 3 24, 24 सीटें किसको दे दी जाएंगी, एक्स को। तो एक्स ने अपने ये जो 80 प्रतिनिधि सूची जारी की थी उसमें से कोई 24 को चुनाव करा लिया जाएगा, मतलब 80 को पद दे दिया जाएगा विधायक का। ये बोल दिया जाएगा कि एक्स को बोल दिया जाएगा कि आप अपने कोई भी 24 व्यक्ति हम आपको, आप अपने नाम बता दीजिए, हम उनको उनको यहाँ पर संसद में या विधानसभा में बिठा देंगे इस क्षेत्र से। 80 का 50%, 8 5 40, तो 40 सीटें वाई को मिल जाएंगी और 20% वोट मिला है तो 8 दूनी 16, 16 सीटें किसे मिल जाएंगी, जेड को। टोटल 80 सीटें हो गई। अब इस दल को, जिस दल को जितने प्रतिशत वोट मिले उस दल को उतने प्रतिशत सीटें मिली। ये कब होता है, जब आप पूरे क्षेत्र को कई एक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लेते हैं। यह कहाँ होता है, यह होता है आपका पुर्तगाल और अर्जेंटीना में, ठीक है, इजराइल में नहीं, पुर्तगाल और अर्जेंटीना में। और इजराइल और नीदरलैंड में क्या होता है, पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और एक्स वाई जेड पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। ये अपने सारे कैंडिडेट्स की सूची जारी करती हैं, जनता वोट देती है पार्टियों को और उसके बाद प्रॉपर ओवरऑल रिजल्ट आता है और जितने प्रतिशत उनको वोट मिलते हैं उतने ही प्रतिशत उनको सीटें दे दी जाती हैं। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित किया। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है लेकिन अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती है उनको। वो कहाँ कहाँ है, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषदों के चुनाव में। ये चारों चीज़ें क्या होती हैं वो हम आगे चलकर सिलेबस में देखेंगे। और भारत में इसका तीसरा और एक और जटिल स्वरूप प्रस्तावित किया है। हमने उस तरीके से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लिया है। तो अब तक आपको कुछ चीज़ समझ में आई, चलिए बताते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक का। यह थी आपका, ठीक है। अब तक हमने चुनाव कितने तरीके देखे थे। पहला क्या था कि जिसको ज़्यादा वोट मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने प्रतिशत मिले, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीतेगा। दूसरा क्या था, समानुपातिक। समानुपातिक समानुपातिक में दो तरीके थे, पहला और दूसरा। पहले क्या था, पूरे क्षेत्र को एक ही चुनाव लड़ा जाता है, एक्स वाई जेड तीन पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, जितने प्रतिशत वोट पूरे देश के होते हैं उसी के आधार पर उनको सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि पूरे देश को कई एक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, उसके बाद हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ सीटें निर्धारित होती हैं। जैसे भारत में है लोकसभा की 80 सीटें हैं, ऐसी कुछ बिहार की हैं, ऐसी कुछ महाराष्ट्र की हैं, ठीक। उसके बाद उस राज्य में वही तीन पार्टियां लड़ेंगी अलग अलग चुनाव और उस राज्य का जितने प्रतिशत वोट हासिल होगा उस राज्य में उन्हें उतनी सीटें मिल जाए। इस प्रकार से सारी सीटों का चुनाव पूरे देश में हो जाता है। ये है आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो मैंने क्या बोला कि इतना आसान नहीं है, जो हम देख के लग रहा था कि जो जीता वही सिकंदर, एक ये भी तरीका है। इसलिए संविधान में सब कुछ लिखना पड़ता है कि हमारे यहाँ क्या रहेगा। हमारे यहाँ यह है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में कहाँ कहाँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में। समझ में आ गया। यह था आपके दो प्रकार के चुनाव के तरीके।
इसराइल में देखो क्या है, इसराइल में पूरे के पूरे देश को एक ही माना गया। वहां की विधायिका का नाम है नेसेट, ये याद रखना। क्या है? नेसेट। उसमें क्या है कि देखो पूरे देश में 23% सीट, 23% उनको वोट मिला, तो 30 सीटें उनको मिल गई। 18% वोट मिला, कितनी सीटें मिल गई? 24। 10% में कितनी मिल गई? 13। 8% में कितनी मिल गई? 11। 7, 7.5 में 10। तो प्रॉपर अब सब कुछ सही है नहीं है? अब देख लेंगे भाई, इनको 23 है तो टोटल सीटों की कुल सीटें हैं 120। 120 का 30% कितना हुआ? 120 में से अगर 30 सीटें मिल रही हैं तो कितना हो गया? तो 120 का 23% लगभग 27-28 सीटें हैं, तो भाई उनको मिल गया। तो ये कितना प्रतिशत है लगभग? ये वही है लगभग 28, 27-28% हो गया। तो यही आपको बताया गया है। यहाँ पर जितने प्रतिशत सीटें उतना ही, जितने प्रतिशत मत उतनी प्रतिशत सीटें उनको मिल जाती हैं। ये तरीका सही है। अब इस तरीके में होता क्या है, इस तरीके में कुछ नुकसान भी हैं, वो आगे आगे देखते हैं क्या है। तो कुछ फायदे नुकसान देखते हैं क्या है, कि पूरे देश को सर्वाधिक जो मत प्राप्त करने वाली, कि जो पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और ये है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। जैसे भारत है, भारत को छोटी छोटी मौलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, ये विधानसभा, ये विधानसभा, ये विधानसभा, इस विधानसभा में हर पार्टी अपना अलग अलग कैंडिडेट को खड़ा करती है। ठीक है, और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाती है। इसमें क्या होता है कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, और पूरे देश का निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है, या इसको कई एक निर्वाचन क्षेत्रों में तोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो ये पूरा देश है, इसमें पार्टी चुनाव लड़ती है डायरेक्ट। ठीक है, जिस पार्टी को ज़्यादा प्रतिशत मत मिलते हैं वह पार्टी, उस पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती हैं। ठीक, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र, भाई इस विधानसभा से एक व्यक्ति, इस विधानसभा से एक व्यक्ति, इस विधानसभा से एक व्यक्ति। इसमें क्या होता है, जब निर्वाचन क्षेत्र ही एक है, तो एक निर्वाचन क्षेत्र है, अब मान के चलो उसको 100 सीटें थी और 40% मत हासिल हुए एक्स पार्टी को। ठीक है, तो एक्स पार्टी ने 40% मत के आधार पर उसको 40 सीटें भी मिलेंगी। तो निर्वाचन क्षेत्र कितना है? एक, और प्रत्याशी कितने हैं? 40। तो एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। भाई जब हम विधानसभा का वोट देने जाते हैं तो अपने विधायक को वोट देते हैं। ठीक है, कि ये हमारे विधायक हैं, हम इनको जानते हैं, ये हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, ये हमारे क्षेत्र में भी आते हैं। ठीक, ये हमारे लिए काम भी कराएंगे, तरह तरह की, ये हमारी बिरादरी के हैं या धर्म के हैं, वो 20 तरह की बातें होती हैं। तो हम लोग प्रत्याशी को वोट देते हैं। इसमें मतदाता किसको वोट देगा? पार्टी को, XYZ, मैंने क्या बताया, यहाँ प्रत्याशी को, यहाँ पार्टी को। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। कि पार्टी को अगर कम प्रतिशत वोट मिल रहे हैं तो हो सकता है सीटें ज़्यादा ही मिल जाएं, या फिर अ, कम या ज़्यादा जो भी होता है, वो वोटों के अनुपात से उसे कम या ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। हो सकता है वोट ज़्यादा परसेंट मिल जाए लेकिन सीटें नहीं मिल पाए उतनी, ये भी तो हो सकता है। या हो सकता है वोट कम प्रतिशत नहीं मिले, सीटें ज़्यादा मिलेंगी, जैसे कांग्रेस के साथ हुआ, 40% वोट मिला और सीटें कितनी मिल गई? 80%। ऐसा हो सकता है। इसमें क्या आता है, हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में ही सीटें मिलेंगी। 40% मत प्राप्त हुआ तो 40 सीटें ही आपको मिलेंगी। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत मिले। यह क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए बस, सबसे ज़्यादा मिल जाए बस। सबसे ज़्यादा में अगर सबको एक एक वोट मिला है और आपको 2 मिल जाए तो भी आप जीत जाएंगे। इसमें क्या है कि आपको बहुमत हासिल करना होगा। ठीक है, 51% वोट तो आपको हासिल करना, वो हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसके उदाहरण में कौन है? यूनाइटेड किंगडम, यूके और भारत, और यहाँ पर इसराइल और नीदरलैंड। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। यह लिखा है भारत का राज्यसभा का, ये हम थोड़ी देर में या अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है आपका वह है, हम अगला जो टॉपिक तो स्टार्ट यहीं से कराएंगे।
ठीक है, उसमें ये है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। अब प्रश्न ये है कि समानुपातिक, ठीक है, समानुपातिक जो हमारी रिप्रेजेंटेशन था, दो प्रकार थे। एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था, और एक था आपका प्रपोर्शनल, समानुपातिक वाला। हमने दो में से इसको ही क्यों चुना, पहले वाले को। हमारी लोकसभा, विधानसभा, प्रधानी सब इससे चुने जाते हैं। इससे तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उससे इतना खास फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हमने यही क्यों चुना, इसके सवाल का जवाब हमको अगली वीडियो में मिलेगा। अगली अगली बात क्या है रहेगी इसमें, कि यह कुछ एग्जाम्पल है, इसमें हम आगे देखेंगे आरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से साझा कीजिए इस वीडियो के बारे में, और लगातार लाभान्वित होते रहिए। आपको पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी का सिलेबस और कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।